Hello students, welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के या यूकैरियोटिक सेल के इंडिविजुअल पार्ट्स। उसी ही प्रोसेस में सबसे पहला जो आज हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज़ द सेल वॉल। अब हमने आपको ये बताया था कि जो सेल वॉल होता है ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में होता है। नीट में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये लॉन्ग आंसर के तौर पे भी आपको सेल वॉल का क्वेश्चन आ सकता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। आज हम बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सेल वॉल का और देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं 9th क्लास में और 11th क्लास में रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखिए सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है, सेल वॉल इज़ द आउटर लेयर होता है और रिजिड होता है। रिजिड होने के साथ साथ ये सेल को क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग है जो इतने आसानी से हमें नहीं दिख सकता है एक्सेप्ट माइक्रोस्कोप। और क्योंकि जो सेल वॉल है ये डोमिनेटली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है, कुछ फंजाई में पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्टा में भी ये पाया जाता है। सेल वॉल को सबसे पहले हुक ने देखा था इन 1660। तो हमने ये बताया था कि कॉर्क सेल्स जिसने ऑब्जर्व किए थे, तो ये प्लांट में पाए जाते हैं कॉर्क सेल्स। जब हम वुड फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएंगे कॉर्क सेल्स। ये कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, हनी कॉम्ब इनका पैटर्न होता है, कुछ इस तरह के ये सेल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो सेल वॉल का जो थिकनेस रहता है इट इज़ बिटवीन 0.1 to 10 माइक्रोमीटर का इसका थिकनेस होता है। और नॉन लिविंग है ये। नॉन लिविंग कब होता है, जब सेल वॉल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये नॉन लिविंग होता है। और ये सेल जो मेन सेल होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर ये सेक्रेट होता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन है सेल वॉल, राइट। उसके बाद इनिशियल स्टेजेस में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। वही मैंने आपको बताया, इनिशियल में ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तो उस समय ये नॉन लिविंग रहती है। और इसका जो ग्रोथ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टिश्यूज़ वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। बात समझ में आई, स्लो होता है और इतना डोमिनेंट नहीं होता है जितने बाकी पार्ट्स का होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, सबसे जो फॉरमोस्ट या सबसे मेन फंक्शन है सेल वॉल का, दैट इज़ द इट गिव प्रोटेक्शन टू द सेल। उसके बाद सेल को ये रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, रिजिडिटी यानी कि स्ट्रेंथ, और उसको एक पर्टिकुलर शेप देता है और किसी भी पैथोजन अटैक से उसको बचाता है। पैथोजन अटैक क्या है कि किसी भी वायरसेस या बैक्टीरियल अटैक से उसको बचाता है ताकि वो जो बैक्टीरिया है उस सेल के कंटेंट्स के अंदर एंटर ना कर सके। अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, इट इज़ जस्ट लाइक टू सिमिलर टू रिजिडिटी। उसके बाद सेल को एक्सपैंड करवाने में सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल होता है, सेल का जो साइज़ इंक्रीज करता है। और क्योंकि ये डोमिनेटली प्लांट सेल्स में पाया जाता है इसीलिए सेल वॉल जो होती है ये इम्परमिएबल होती है। एक चीज़ आप और लिख लीजिएगा, सेल वॉल यूजुअली इम्परमिएबल होती है, ये किसी भी तरह के मटेरियल को अलो नहीं करती है, इसीलिए सेल को ये फटने से बचाती है। तो फटने को क्या कहा जाता है, सेल बर्स्टिंग को ये प्रिवेंट करती है। और क्योंकि सेल के अंदर किसी तरह का भी ये एडिशनल कंटेंट को एंटर नहीं करने देती है तो बाहर भी नहीं जाने देगी, तो सेल के अंदर जो प्लांट सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली इन द वैक्यूल, उसको कम से कम ये उसका वेस्टेज करवाती है। उसके बाद बहुत सारे जैसे हमारे पास प्लांट पार्ट्स है, जैसे सीड्स हो गए, तो सीड्स की भी जो आउटर वॉल होती है वो सेल वॉल ही कह सकते हैं हम। हार्ड होती है, रिजिड होती है, जिसमें वो फूड स्टोरेज का काम करती है। ये तो था सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये भी, बहुत बार नीट में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं यहाँ से भी। तो केमिकल कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। वन इज़ द मैट्रिक्स, उसके बाद है माइक्रोफाइब्रिल्स और तीसरे हैं इसके जो इनके अलावा कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो मैट्रिक्स की अगर बात करूँ तो 60% जो रहता है ये वाटर रहता है सेल वॉल में। उसके बाद 5 से 15% हेमी सेल्यूलोज का कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद 2 से 8% पैक्टिन रहता है।
उसके बाद लिपिड्स 0.5 to 3% होते हैं और प्रोटीन्स 1 to 2% होते हैं। सो आपको नीट भी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए होंगे और ये पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है या सबसे कम क्या पाया जाता है, वेदर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और द डिक्रीजिंग ऑर्डर। माइक्रोफाइब्रिल्स में सेल्यूलोज, ये प्लांट सेल में, अगर वो फंगस में है तो फंगस सेल्यूलोज, बात समझ में आई। उसके बाद अगर अदर इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेल वॉल में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये हैं लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन, ये 3 मेन हैं, इनको हम आगे भी देखेंगे। उसके अलावा सिलिका प्रेजेंट होता है, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्सेस होते हैं, टैनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे डिटेल्स में आने वाली हैं। इनफैक्ट जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब भी इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं तो इसके 3 मेन पार्ट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ द मिडल लैमेला, उसके बाद आ जाएगी प्राइमरी वॉल, उसके बाद आ जाएगी सेकेंडरी वॉल। याद करिए जब हमने प्लांट सेल बनाया था तो हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो बाहर का। तो ये उसकी दोनों वॉल्स थी और इसके बीच में मिडल लैमेला होता था, राइट। मिडल लैमेला क्या करता था, इन दोनों वॉल्स को आप कह सकते हैं या तो सेपरेट करता था, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता था। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरली किस तरह से प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के फॉर्म में, राइट। ये देखिए ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। तो देखिए 3 मेन कंपोनेंट बताए मैंने आपको। ये जो सबसे बाहर वाला आपको आउटर कंपोनेंट दिख रहा है इसको कहा जाता है मिडल लैमेला। इस मिडल लैमेला के बाहर एक और वॉल होती है जो कोऑर्डिनेट करती है अंदर वाली वॉल के साथ। अब मिडल लैमेला बेसिकली क्या है, इट इज़ ए सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर का क्या मतलब है, सीमेंटिंग का क्या मतलब होता है, सीमेंटिंग का मतलब होता है जैसे सीमेंट हम यूज़ करते हैं अपने कंक्रीट में, तो सीमेंट क्या करता है हमारे कंक्रीट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह से मिडल लैमेला भी क्या करता है, प्लांट सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है और ये एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। और इसके 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द कैल्शियम एंड अनदर इज़ द मैग्नीशियम, के इसमें डिपॉजिट रहते हैं। नीट में बहुत बार ये पूछा गया है। और ये सबसे पहली लेयर होती है जो डिपॉजिट होती है। याद रखिए ये लेयर है, वॉल नहीं है, इट इज़ जस्ट ए लेयर। अगर हम किसी प्लांट सेल के बीच में से मिडल लैमेला को रिमूव कर दें तो उसकी वो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मिडल लैमेला ही उस पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। उसके बाद अगर अगले पार्ट्स पे चले उसके बाद देखिए जो सेकंड वॉल है मिडल लैमेला के बाद, इट इज़ नोन एज द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको सेकेंडरी वॉल बताते हैं। प्राइमरी वॉल के बाद जस्ट ये जो रेड जोन्स में मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं, दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ये देखिए एक सबसे अंदर वाली, एक उसके बाहर वाली और एक सबसे बाहर वाली। 3 लेयर्स मिलके बनाते हैं सेकेंडरी वॉल, इसलिए पहली वाली को S1 कहा जाता है, दूसरी वाली को S2, तीसरी वाली को S3, यानी कि सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 एंड सेकेंडरी 3। अब इसमें से जो थर्ड लेयर है यानी कि S3 लेयर, इसमें ये जो पर्टिकुलर लेयर है, जब हम क्या करते हैं इस सेल वॉल को स्टेनिंग के लिए डालते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल डाला जाता है, ये तीसरी लेयर बहुत ही अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाती है जो S3 है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड लेयर में क्या होता है, एक बड़ा ही स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है जाइलेंस। इसीलिए S3 लेयर को टर्शियरी लेयर भी कहा जा सकता है। और टर्शियरी लेयर के जो या S3 लेयर के सबसे अंदर वाला जो पार्ट रहता है, ये थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होता है, इसको कहा जाता है ल्यूमेन। ल्यूमेन, कोई भी एम्प्टी स्पेस को हम ल्यूमेन कह सकते हैं, राइट। ये सबसे अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है। इसका कोई भी आप कह सकते हैं इतना फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा एम्प्टी स्पेस रहता है इन द सेंटर है, राइट। चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं प्राइमरी वॉल को, फिर एक्सप्लेन करेंगे सेकेंडरी वॉल को। प्राइमरी वॉल देखिए क्या है, इट इज़ द फर्स्ट वॉल। तो प्लांट सेल वॉल में जो सबसे पहली वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है।
या प्राइमरी वॉल होती है जिसका थिकनेस 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर रहता है। अब नीट का बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो जो प्राइमरी वॉल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ बीटा 1,4 एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बात समझ में आई बेटा, बीटा 1,4 एसिटाइल ग्लूकोसामीन अगर फंगस में है तो उसको वो बना होता है फंगस सेल्यूलोज दैट इज़ ऑफ काइटिन। सो ये आपको याद रखना है, नीट में ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन भी प्रेजेंट रहता है। सो ये हमने बात की प्राइमरी वॉल की। अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सो सेकेंडरी वॉल देखिए, प्राइमरी वॉल के अंदर वाली लेयर होते हैं इट इज़ जस्ट इनर टू द प्राइमरी वॉल। अब ये यूजुअली सेकेंडरी वॉल कौन कौन से पार्ट्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रैकीज, वेसल एलिमेंट्स, ये सारे प्लांट टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद कोलन काइमा में, क्योंकि ये प्राइमरी वॉल से थिक होती है इसलिए इसका जो थिकनेस होता है इट इज़ 3 to 10 माइक्रोमीटर। और जो इसका थर्ड लेयर रहता है S3 इसमें जाइलन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको टर्शरी लेयर भी कहा जाता है थर्ड वाली को। अब इसमें सेलुलोज का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और वाटर का कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये लेस हाइड्रेटेड होती है, डैट इज़ इसमें वाटर का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, राइट। सो ये था सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम ये देखेंगे कि सेल वॉल में कौन कौन से मेन मटेरियल्स डिपॉजिटेड रहते हैं। सो 3 मेन मटेरियल आपको याद रखने हैं जो सेल वॉल में डिपॉजिटेड रहते हैं। फर्स्ट इज़ द लिग्निन। सो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इज नोन एज लिग्निफिकेशन। तो लिग्निन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद सुबेरिन होता है दूसरा कंपोनेंट, इट इज़ ए फैटी एसिड सबस्टेंस। और तीसरा कंपोनेंट है क्यूटिन। सो क्यूटिन बेसिकली जो क्यूटिकल पार्ट रहता है, एनाटॉमी में देखेंगे जो क्यूटिकल पार्ट रहता है उसमें ये क्यूटिन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस उसके बाहर वाला ये पार्ट होता है क्यूटिकल। इसीलिए क्यूटिन क्या करता है उस क्यूटिकल पार्ट में ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस जब प्लांट्स में से होता है तो कम से कम वाटर लॉस उसमें से ये करवाता है, राइट। अब उसके बाद हमने आपको बताया कि जो ये प्लांट सेल वॉल है ये इम्परमेबल होता है, ये किसी तरह के मटेरियल को अलो नहीं करता है। सो फिर एक सेल दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेगा प्लांट में। तो आप प्लांट सेल का डायग्राम अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम था उसका। इस बीच में मिडल लैमेला था और बीच में छोटा सा एम्प्टी स्पेस था। सो ये एम्प्टी स्पेस के थ्रू क्या करता था, एक सेल जो है प्लांट का दूसरे सेल के साथ कोऑर्डिनेट करता था। इस छोटी सी ये जो ब्रिज होता था इसको कहा जाता था साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, और इस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता था प्लाज्मोडेस्माटा। सो आप डेफिनेटली इसको देखिएगा डायग्राम में। सो ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये कनेक्शन को मेंटेन करता है, और ये यूजुअली साइटोप्लाज्म ही होता है जो मटेरियल्स का मूवमेंट करवाता है एक सेल से दूसरे सेल की ओर, और 40 से 50 नैनोमीटर इसका डायामीटर रहता है, राइट। सो ये हमने डिस्कस किया है आज सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा उसका केमिकल कंपोजिशन होता है, कौन कौन से उसमें मटेरियल डिपॉजिटेड होते हैं। हमने बहुत ही इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता होगा कि कुछ बच गया है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी तरह का कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली हमें बताइएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।